हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज संकल्प बैच का सेकंड डेमो आप लोगों के सामने है। आज एक क्लास सेकंड डेमो की इंग्लिश की आप लोगों की हो चुकी है। मैथ्स की आज ये सेकंड क्लास है मेरे प्यारे दोस्त, और कल ये क्लास जो है वो कल के बाद पूरी तरीके से एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। कल आप लोगों ने सभी क्लासेस को देख लिया होगा, हर एक टीचर को पढ़ाते हुए देख लिया होगा। वैसे तो आप लोग हर एक टीचर को पहले पढ़ाते हुए देख चुके हैं, बहुत शानदार तरीके से देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बैच के अंदर क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। इंग्लिश में क्रिएटिविटी भी आप लोगों ने देख ली होगी। मैथ्स में जो आप लोगों की पीपीटी प्रेजेंटेशन यानी ये पीडीएफ प्रेजेंटेशन है वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। मतलब बहुत कुछ अलग इस बार हम लोग करने वाले हैं, और जैसा आप लोगों से वादा किया है कि इस बार हम लोग जो है वो मैक्सिमम सिलेक्शन देने जा रहे होंगे, वो वादे पर हम लोग जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। सभी का स्वागत है भाई, सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार RWSSC एग्जाम्स में। शुरू किया जाए। एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे कि भैया शुरू कर दो, मामले को शुरू कर दो। बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, तो उसके लिए टाइम चाहिए होगा। और टाइम के लिए मेरे प्यारे दोस्त अब बहुत, मतलब आप ये मानिए कि 4.5 5 महीने हम लोगों के पास बचे हुए हैं। उतने टाइम में हमें एक शानदार तरीके से कोर्स भी खत्म करना है, प्रैक्टिस भी हम लोगों को करनी है, और हर एक तरीके से अपने आप को मतलब उस लेवल तक पहुंचाना है जहां एग्जाम का लेवल हमें कम लगे। ठीक है, तो एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे भाई मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे, एकदम शानदार होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। तो आज की क्लास की शुरुआत में मैं है एक बार टाइम टेबल बताने की आवश्यकता है। आज सरस्वती माँ से ये प्रार्थना की जाएगी, सबसे पहले बसंत पंचमी की आप लोगों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। सरस्वती माँ का मतलब सरस्वती माँ सामने है, विराजमान है, और उनसे मैं बस यही प्रार्थना करूंगा कि ये साल 2026 जो है वो आपके जीवन में नई बहार लेके आए। जो आपने सपने संजो कर रखे हैं वो पूरा करे। सरस्वती माँ आपको सद्बुद्धि दे, हर काम को करने की एक अलग ही स्मार्ट मतलब अप्रोच दे मेरे भाई। ठीक है, तो आपको उस काबिल बनाए जिससे कि आप सफल हो, आपके सपने साकार हो, ऐसी सरस्वती माँ से प्रार्थना करता हूं। और एक बार आपको भी बसंत पंचमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर टाइम टेबल की बात करूं तो मेरे भाई विपिन सर की सुबह क्लास आप लोगों की 8 बजे हो चुकी है। मैथ्स की मेरी क्लास जो है वो 10 बजे आप लोगों को मिला करेगी। 12 बजे रीजनिंग की क्लास आप लोगों को मिला करेगी। 1 बजे स्टैटिक जी के सोनवी सर की क्लास आप लोगों को चल रही है। रिकॉर्डेड फॉर्म में नवीन सर की क्लास आप लोगों को मिल चुकी है। पारुल मैम की पॉलिटी की क्लास 2 बजे चल रही है। संजीव सर की 3 बजे इंग्लिश की क्लास चल रही है। 5 बजे ज्योग्राफी की आरुषि मैम की क्लास चल रही है, और 6 बजे केमिस्ट्री की आप लोगों की अमित सर की क्लास चल रही है। तो इन क्लासेस को साथ के साथ करते चलिए, अपने ऊपर बर्डन मत चढ़ाना। एक भी दिन ये ना लगे कि भाई साहब आज हमें क्लास जो है वो कल के लिए छोड़ देनी है। अगर साथ के साथ चीजों को निपटाते चलोगे तो मेरे भाई शानदार तरीके से आप लोग चीजों को कर पाओगे। ठीक है, कमेंट पे थोड़ा सा रोकथाम लगा लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप कमेंट करेंगे, अपने टाइम भी वेस्ट करेंगे, अपनी उंगलियों को भी कष्ट देंगे, लेकिन वो कमेंट अगर मैं ना पढ़ पाऊं तो उस कमेंट का करने का फायदा क्या है। तो आप भी थोड़ा सा कमेंट पे कंट्रोल करेंगे और मैं भी कमेंट पढ़ने पे कंट्रोल करूंगा। चीजों को कंटेंट की तरफ लेके चलते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और क्लासिफिकेशन में हमने संख्याओं का वर्गीकरण, बहुत सारी बातें जानी थी, बहुत सारी टर्म्स को पहचाना था। अब अगर मैं बात करूं तो ये वाली टेबल जो है वो मैंने कल आप लोगों को होमवर्क में दी थी कि इस टेबल पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। पहले मैं इस टेबल को समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि अब कमेंट मत करना। इस टेबल में सबसे पहले आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा कि जब भी दो रेशनल नंबर को जोड़ा जाता है हमेशा रेशनल नंबर आता है। यानी जब भी दो परिमेय संख्याओं को आप लोग जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा परिमेय आएगा।
आप कुछ भी देख लो, 5 में 1 जोड़ोगे, दोनों परिमेय है, रिजल्ट भी 6 परिमेय आएगा। 1/2 में 1/3 जब आप जोड़ोगे तो रिजल्ट भी 5/6 परिमेय ही आएगा। यानी कि जब दो परिमेय संख्याओं को आप लोग जोड़ते हैं, जब दो रेशनल नंबर को आप लोग जोड़ते हैं, तो हमेशा रिजल्ट जो आता है वो रेशनल नंबर आता है। पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब भी आप एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जोड़ोगे, मान लो रेशनल आपने ले लिया 2, इरेशनल आपने ले लिया 3, अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो मेरे भाई क्या रिजल्ट जो आएगा वो 2 + √3 आएगा। क्या ये रेशनल नंबर है? ना जी ना, ये तो इरेशनल नंबर है। तो हमेशा रिजल्ट इरेशनल नंबर आता है। जब भी एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर होगा तो रिजल्ट जो आएगा जुड़ के वो हमेशा इरेशनल, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। आज क्वेश्चन करने की बारी है। 10-12 मिनट हमको बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत जल्दी हम लोग 20-25 मिनट में सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैंने कहा कि दो इरेशनल नंबर हैं, उनको जोड़ के क्या आएगा, तो आप लोगों को यहां जरूर कंफ्यूजन होगा कि इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। आप कहोगे जी यहां एग्जांपल दे दो, कब इरेशनल आ सकता है, कब रेशनल आ सकता है। मैंने आपसे कहा कि एक इरेशनल नंबर आपने लिया 2 + √3, ले लिया भाई साहब, ये इरेशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर आपने लिया 2 - √3, क्या ये भी इरेशनल नंबर है? आपने कहा ये भी इरेशनल नंबर है। ये भी इरेशनल नंबर हो गया, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। और जब दोनों इरेशनल नंबर जुड़ेंगे, जब दोनों इरेशनल नंबर जुड़ेंगे तो क्या मेरे भाई रिजल्ट जो आएगा वो रेशनल नंबर आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो इरेशनल नंबर जुड़ के रिजल्ट को रेशनल नंबर दे दें, यानी कि परिमेय संख्या दे दें। आप कहोगे जी अपरिमेय कब आएगा? बिल्कुल सही बात। मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा ये तो जी अपरिमेय संख्या है। मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा जी ये भी अपरिमेय संख्या है। जब दो अपरिमेय संख्या जुड़ेंगी तो अब रिजल्ट क्या आएगा? तो आप कहेंगे भैया जी अब रिजल्ट जो आएगा वो अपरिमेय ही आएगा, √2 + √3 ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे साथ बोलेंगे इन तीनों पॉइंट को। अगर दो रेशनल नंबर को हम लोग जोड़ते हैं, अगर दो परिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो परिमेय संख्या आएगी। अगर एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, तो रिजल्ट जो आएगा वो इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या आएगी। और अगर दोनों इरेशनल नंबर होते हैं, दोनों अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो रिजल्ट जो आएगा वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया हुआ है। बातें क्लियर हुई? प्लस में बातें क्लियर होगी। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। मेरे प्यारे दोस्त प्लस में आप तीनों चीजें पढ़ चुके हो। अब मैं कह रहा हूं अगर दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, मैंने कहा आपसे 1/2 की 3/4 में मल्टीप्लाई करिए, तो आप कहेंगे 3/8 आएगा, यानी रेशनल आ रहा है। अगर दो रेशनल नंबर की गुणा आपस में करते हो तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर की गुणा करते हो तो हमेशा इरेशनल और रेशनल में से कुछ भी आ सकता है। क्या मुझे इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग? मैं आपसे पूछता हूं इसका एग्जाम्पल, कब इरेशनल आएगा, कब रेशनल आएगा? क्या इसका एग्जाम्पल आप लोग मुझे दे सकते हैं? एक रेशनल नंबर होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। आपने कहा जी सुनो ध्यान से, एक रेशनल नंबर होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे इरेशनल नंबर आएगा, जो कि 2√3 है। यानी कि मेरे भाई एक रेशनल नंबर हो, एक परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो, तो आप लोगों का रिजल्ट अपरिमेय आएगा। अच्छा मुझे ये बताइए जीरो क्या है? आपने कहा जीरो एक रेशनल नंबर है।
अगर आप जीरो में किसी इरेशनल नंबर की गुणा करते हैं, √3 की गुणा करते हैं, जीरो में √3 की गुणा करते हैं तो क्या आएगा? जीरो आएगा। और जीरो क्या है? मेरा रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। अब दोस्त मेरे ध्यान से समझ लेना, इसी पॉइंट पर वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, दोनों की गुणा करने पर इरेशनल भी आता है। एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, दोनों की गुणा करने पर रेशनल भी आता है। यानी कि ये बात हमारी 100% सही लिखी हुई है कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की हम गुणा करेंगे तो वो रेशनल भी आ सकता है, वो इरेशनल भी आ सकता है। क्या ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। ये छठा वाला पॉइंट देखिए, अगर दो इरेशनल नंबर की गुणा होगी तो वो रेशनल भी आ सकता है, वो इरेशनल भी आ सकता है। कैसे भैया जी? इसका और एग्जाम्पल दे दीजिए। हमें दो इरेशनल नंबर की गुणा करनी है, हमें दो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं की गुणा करनी है। रिजल्ट क्या आएगा? हम उस रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हमें दो इरेशनल नंबर की गुणा करनी है और हमें जानना है भाई साहब रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो है वो नए होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस दिन मैं घर से क्लास ले रहा होता हूं उस दिन मेरे लेफ्ट हैंड पे स्क्रीन लगी हुई है जिस पे मैं एक कमेंट पढ़ रहा होता हूं, जैसे एकता, गिवात, श्वेता, साजिद, अमन कुमार, सोमेश कुमार, जानवी, संगीता शर्मा, इनके जो कमेंट आ रहे हैं वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन पर लगे हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, बार बार मेरी निगाह आपके कमेंट पर जाती है, वो मुझे पहले से ही हैबिट पड़ी हुई है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हमसे आई कांटेक्ट क्यों नहीं बना पा रहे हैं। जिस दिन मेरी क्लास स्टूडियो से होती है मेरे प्यारे दोस्त, उस दिन मुझे कोई दिक्कत समस्या नहीं आती है। क्या ये मेरी बात क्लियर हुई? आ जाओ। मैंने आपसे कहा यहां तो हमने लिया था रेशनल और इरेशनल की गुणा करने पर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। रेशनल भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम दोनों की इरेशनल नंबर की हम लोग गुणा करते हैं तो वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इसका कोई बेटर एग्जाम्पल आप लोग अपनी तरफ से मुझे दीजिए। इसका कोई बेटर एग्जाम्पल जो है, इसका कोई बेटर एग्जाम्पल जो है वो आप लोग मुझे अपनी तरफ से दीजिए। आपने कहा बहुत आसान। आपने मुझसे कहा ये क्या है? मैंने कहा भैया जी ये तो आपका इरेशनल नंबर है। आपने मुझसे कहा ये क्या है? मैंने कहा ये भी इरेशनल नंबर है। जब दो इरेशनल नंबर की हम लोग गुणा कर रहे हैं तो क्या वो रेशनल नंबर निकल के आ गया? बिल्कुल आ गया जी। अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है? आपने कहा जी ये इरेशनल नंबर है। मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा ये इरेशनल नंबर है। जब दो इरेशनल नंबर की गुणा कर रहे हैं तो वो इरेशनल ही निकल के आ रहा है। यानी यहां से ये बात प्रूव होती है कि अगर दो रेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं की हम लोग गुणा करेंगे तो वो अपरिमेय भी आ सकता है, वो परिमेय भी आ सकता है। वो अपरिमेय भी आ सकता है, वो परिमेय भी आ सकता है। तो इन रिजल्ट को आप लोग याद रखेंगे मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर हैं क्या? क्या मेरे साथ एक बार आप सारे बच्चे बोलेंगे तैयार हैं क्या? क्या मेरे साथ एक बार बोलेंगे? क्या सभी बच्चे तैयार हैं? मैंने कहा दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर क्या आएगा? आपने कहा रेशनल नंबर आएगा। मैंने कहा एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ने पर क्या आएगा? आपने कहा हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। मैंने कहा दोनों इरेशनल नंबर को जोड़ने पर क्या आएगा? तो आप कहेंगे रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट आप लोग आसानी से समझ चुके हैं। मैंने आपसे कहा जब हम दो रेशनल नंबर की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आपने कहा हमेशा रेशनल नंबर आएगा। एक रेशनल नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा तो क्या आएगा? दोनों आ सकते हैं। रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है।
अगर दो इरेशनल नंबर की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने एग्जाम्पल सहित जो है वो आप लोगों को बता दिए हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट और आप लोगों का बचा हुआ है, वो है जब हम दो इवन नंबर को जोड़ रहे होते हैं, दो ओड नंबर को जोड़ रहे होते हैं, एक इवन नंबर और एक ओड नंबर को जोड़ रहे होते हैं और इनकी गुणा कर रहे होते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है। बेटा जी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। इनका एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपके बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। मेरे प्यारे साथी, जब भी आप दो इवन नंबर को जोड़ते हैं, मान लीजिए एक इवन नंबर आपने 6 ले लिया, एक इवन नंबर आपने 4 ले लिया, जब भी आप दो इवन नंबर को जोड़ोगे तो हमेशा रिजल्ट इवन आएगा। 6 और 4 जुड़ के 10 आएगा, हमेशा रिजल्ट इवन आएगा। जब भी आप लोग दो इवन नंबर को जोड़ोगे हमेशा इवन नंबर ही आएगा। अगर एक इवन नंबर लेते हो, एक ओड नंबर लेते हो, मान लो आपने इसे 8 ले लिया, इस ओड को 5 ले लिया, हमेशा रिजल्ट ओड आएगा, हमेशा रिजल्ट ओड आएगा। अगर दो इवन नंबर को जोड़ते हो तो रिजल्ट इवन आता है, एक इवन नंबर और एक ओड नंबर को जोड़ते हो तो हमेशा रिजल्ट ओड आता है। अगर दो ओड नंबर को जोड़ते हो तो हमेशा रिजल्ट इवन आता है। जैसे 9 इसको ले लिया, 5 इसको ले लिया, तो हमेशा रिजल्ट इवन आएगा। क्या प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट आप लोगों के आज के बाद याद रहेगा? जब भी दो इवन नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। जब भी दो ओड नंबर को जोड़ेंगे रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। अगर एक ओड नंबर हो, एक इवन नंबर हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, ओड आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये तीनों पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। बस ये तीनों पॉइंट और आप लोगों को सीख जाने हैं। कैसे बच्चे? मैंने आपसे कहा दो इवन नंबर की मल्टीप्लाई करो। आज के बाद ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो कि अगर इवन नंबर की कहीं गुणा होती है ना, तो वो मेरे प्यारे दोस्त इवन ही अपने आप को बना लेता है। जैसे यहां इवन की गुणा हुई है तो रिजल्ट भी इवन आएगा, यहां इवन की गुणा हुई है तो रिजल्ट भी इवन आएगा, यहां इवन नहीं है तो रिजल्ट ओड आएगा। यानी आज के बाद मैंने समझ लिया अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो रिजल्ट इवन ही आएगा। इवन की इवन में गुणा करो इवन आएगा, इवन की ओड में गुणा करो इवन आएगा, और जब इवन ही नहीं है, दोनों ओड हैं, ओड की ओड में गुणा करो तो ओड आएगा। कह दो कि ये पॉइंट हमारा क्लियर है, कह दो कि ये पॉइंट हम लोगों का क्लियर है। फटाफट मुझे बताएंगे बच्चे, क्या ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर है? कितने बच्चे चल रहे हैं एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए मेरे प्यारे दोस्त, कितने बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं? आज संख्या कम है, 2200 बच्चे केवल आज क्लास देख रहे हैं। कहाँ हो भाई, हैं? कहाँ है सब? सुनाइए, अब आप अपनी सुनाइए, हिंदी में बताइए। बेटा हिंदी में इवन को सम कहते हैं, ओड को विषम कहते हैं। अगर सम और सम को जोड़ेंगे, अगर सम और सम को हम लोग जोड़ते हैं, अगर सम और सम को जोड़ते हैं तो सम आएगा, अगर सम और विषम को जोड़ते हैं तो विषम आएगा, और विषम और विषम को जोड़ते हैं तो सम आएगा। सम की किसी में भी गुणा करोगे रिजल्ट सम ही आएगा, अगर विषम विषम की गुणा करते हो तो रिजल्ट विषम आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? क्या क्वेश्चन की तरफ आज आया जाए? क्या क्वेश्चन की तरफ आया जाए मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, यहां से कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे प्यारे दोस्त, है ना। कभी आप ये कहो जी ये तो आसान आसान से क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग समझ जाना कि अभी ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में डालने के लिए ये सारे क्वेश्चंस लाए गए हैं, और क्लासिफिकेशन से पिछले कुछ एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस लेके आए हो मेरे भाई। किसी पर एग्जाम नेम डला होगा, किसी पर एग्जाम नेम नहीं डला होगा, तो पर आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं मेरे प्यारे दोस्त? चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, अब आपका पेन नहीं रुकना चाहिए और कमेंट की स्पीड जो है उसका गियर बदल दो। कमेंट की स्पीड का गियर बदलेंगे और कमेंट आपके फटाफट आने चाहिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन है व्हाट डज ईच पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट? नंबर लाइन पे हर एक बिंदु क्या रिप्रेजेंट करता है? ये किसकी डेफिनेशन है? जो भी पॉइंट नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें हम लोग रियल नंबर कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग रियल नंबर कहते हैं।
रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो मेरे भाई नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर जाते हैं, रिप्रेजेंट हो जाते हैं, तो उन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उन पॉइंट को हम लोग रियल नंबर कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मुझे बताइए। बहुत छुटकू सा क्वेश्चन, सोचने समझने की मतलब इसमें जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज बोथ अ नेचुरल नंबर एंड एन इंटीजर, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राकृतिक संख्या भी है और जो पूर्णांक भी है। प्राकृतिक संख्या नेगेटिव में नहीं होंगी, प्राकृतिक संख्या जीरो नहीं होती, प्राकृतिक संख्या ये नहीं होती। 7 जो है वो मेरा प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्णांक भी है, दोनों है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सोच समझ के मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने आपसे कहा है आइडेंटिफाई द सेट डेट कंटेन्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे हमें सेट को पहचानना है जिसके अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हों, सारे नेगेटिव वैल्यूज होती हों, होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी उसके अंदर आता हो। तो क्या होगा भाई साहब, सारी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएं, सारी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएं, जीरो आ जाए मेरे भाई, सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। क्या नेचुरल नंबर में नेगेटिव होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या होल नंबर में नेगेटिव होता है? बिल्कुल नहीं होता। परिमेय संख्या में मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो पूर्ण संख्या नहीं होती। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर, होल नंबर मतलब जो डेसिमल में ना हो तो हम परिमेय संख्या भी नहीं कहेंगे, आंसर कह देंगे भैया, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी हम लोगों का रहने वाला है। गजब गजब गजब। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। एक एक देखिए, ऑप्शन परेशान कर सकते हैं आपको, ऑप्शन को देखना है कहीं और दूसरा ऑप्शन तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब मांगू आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं बच्चे? होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं। अब उसने कहा है द सेट ऑफ होल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जिसके अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, अलोंग विद विच एडिशनल नंबर। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें नेचुरल नंबर में क्या ऐड करना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्याओं में क्या ऐड करना पड़ेगा कि वो मेरी पूर्ण संख्या बन जाए। पूर्ण संख्या के समूह में सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ कौन सी अतिरिक्त संख्या शामिल होती है? प्राकृतिक संख्याओं के साथ कौन सी अतिरिक्त संख्या शामिल होती है? तो आप कहेंगे भैया जी जीरो शामिल होती है, तभी तो ये होल नंबर बनता है। बहुत बढ़िया जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत छुटकू सा पॉइंट है, बहुत छुटकू सा टॉपिक है, लेकिन क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा इस छुटकू से टॉपिक को करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताएंगे दोस्त, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन ने कहा है, मेरे साथ पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा भाई साहब सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है मेरे भाई? जीरो इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही बात है। कौन कहता है जीरो होल नंबर नहीं है? भाई जीरो से ही तो शुरू होते हैं होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। आप बताना, क्या ये नेगेटिव इंटीजर नहीं है? क्या ये इंटीजर नहीं है? क्या ये पूर्णांक नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो भाई साहब ये वाली बात आपने गलत लिखी हुई है। अगर आप ये मुझसे कहते एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ होल नंबर, तो मैं आपकी बात को बिल्कुल करेक्ट मानता। यदि आप मुझसे ये कहते कि हर एक धनात्मक पूर्णांक मेरा पूर्ण संख्या होती है, तो मैं आपकी बात को 100% की सही मानता। लेकिन आपने यहां ना पॉजिटिव नहीं लगाया है, पॉजिटिव नहीं लगाया है तो इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर इंटीजर नेगेटिव हो सकता है तो वो होल नंबर कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब भैया पहला वाला ही करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है। पहला वाला ही करेक्ट है, दूसरा करेक्ट मेरे भाई नहीं है। ठीक है जी, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सिलेक्शन पोस्ट 2025 का क्वेश्चन है। छुटकू क्वेश्चन, जवाब आप लोग मुझे देंगे। जवाब आप लोग मुझे देंगे। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, क्वेश्चन ने ये कहा है रेशनल नंबर आर अ सबसेट ऑफ। रेशनल नंबर किसका पार्ट है? अच्छा, याद करो उस क्लासिफिकेशन को। हमने सबसे पहले रियल नंबर जाना था। हमने सबसे पहले रियल नंबर जाना था। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं, यानी रिप्रेजेंट होने वाले हर एक नंबर को नंबर लाइन पर, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर को हमने दो पार्ट में बांटा था मेरे भाई। एक रेशनल नंबर होता था, एक इरेशनल नंबर होता था, यानी एक परिमेय संख्या होती थी और एक अपरिमेय संख्या होती थी। तो हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर जो है वो एक पार्ट है, एक सबसेट है किसका? रियल नंबर का। रियल नंबर का एक पार्ट है। तो मेरे भाई उसने वही पूछा है, परिमेय संख्या एक उपसमुच्चय है, यानी एक पार्ट है किसका? वास्तविक संख्याओं का एक पार्ट है, रियल नंबर का एक पार्ट है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? कंफ्यूज तो नहीं होंगे भाई? बीच में मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप जैसे मोटिवेट आप होते हो वैसे ही मोटिवेट मैं होता हूं। तो एक बार थम्स अप कर दिया करो जी, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को इस चीज में कंफ्यूज नहीं कर सकती है। तो मैंने क्या बताया? कल भी मैंने बताया था कि रियल नंबर का एक पार्ट होता है रेशनल नंबर। अगर कभी आपसे पूछा जाए रेशनल नंबर किसका सबसेट है, सबसेट का मतलब किसका पार्ट है, तो आप कह देंगे रेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा दोस्त। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इफ वी कंसीडर द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी हम एक तरफ रेशनल नंबर का सेट लेते हैं, मतलब सभी रेशनल नंबर को लेते हैं, सभी परिमेय संख्याओं को हम लोग लेते हैं, और एक तरफ हम सभी इरेशनल नंबर का सेट लेते हैं। आप उसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मेरे भाई उसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो बड़े खतरनाक दिए हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इफ वी कंसीडर द सेट ऑफ रेशनल नंबर, मैंने रेशनल नंबर का एक सेट ले लिया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, मैंने इरेशनल नंबर का एक सेट ले लिया, व्हाट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो दोनों में मौजूद होता हो? ऐसा कैसे हो जाएगा? रेशनल नंबर अपने आप में एक अलग परिभाषा है, इरेशनल नंबर एक परिभाषा है अलग। जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट आ सकता है? नहीं आ सकता भैया, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो उसे एम्प्टी सेट बोला जाता है, उसे खाली सेट बोला जाता है, एम्प्टी सेट बोला जाता है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, रेशनल और इरेशनल में कुछ भी कॉमन ना हो, तो मेरे प्यारे दोस्त उसे क्या बोला जाता है? उसे मेरे भाई एम्प्टी सेट बोला जाता है, उसे खाली सेट बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन था। सिलेक्शन पोस्ट 2025 में आपसे पूछा गया है। मैं आपको टाइम दूंगा सोचने का, मैं आपको टाइम दूंगा सोचने का। आप मुझे बताएंगे, बिल्कुल सोच समझ के मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। पता है कुछ बच्चे पहले दिन से शुरू होते हैं, मतलब कुछ भी करना पहले दिन से शुरुआत करते हैं और लास्ट तक वही चीज करते रहते हैं। भाई पढ़ लो, बेसिक से कराओ ना। आप बेसिक की परिभाषा भी नहीं जानते, ये बेसिक से ही सारी चीजें हो रही हैं। क्लासिफिकेशन में क्या बेसिक क्या एडवांस, आप मुझे बताइए तो सही। लेकिन नहीं। प्रीति बेटा इसको तो पढ़ ले पहले, डिफरेंस भी मैं बताऊंगा, है ना, डिफरेंस की भी मैं बताऊंगा। काहे परेशान हो रहे हो? जो एडिशन में था वही डिफरेंस में है। रेशनल और रेशनल का डिफरेंस रेशनल आएगा, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल आएगा, इरेशनल और इरेशनल का डिफरेंस जो है वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है।
सेम चीजें हैं, प्लस और माइनस सेम चीजें। आप इसका जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए, विच पेयर ऑफ नंबर सेट हैज द सेम एलिमेंट। ऐसा कौन सा सेट दिया हुआ है जिसमें समान संख्या में एलिमेंट होते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक। क्या प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक एक ही बात है? आप कहेंगे दोनों में समान नहीं होते। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, जबकि पूर्णांक 1 से भी स्टार्ट होते हैं, 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो इसमें ज्यादा एलिमेंट होते हैं, दोनों में बराबर एलिमेंट नहीं होते हैं, तो यह जवाब नहीं होगा। दूसरे पे आइए, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 शामिल है। वाह, गजब कर दिया। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3। क्या ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं? आपने कहा बिल्कुल। प्राकृतिक संख्या कहां से होती हैं? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें 0 भी शामिल कर रहा है। जैसे ही उसने 0 शामिल किया तो क्या इन दोनों में बराबर एलिमेंट हो जाएंगे? जितने एलिमेंट पूर्ण संख्या में होंगे उतने ही प्राकृतिक संख्या में हो जाएंगे। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बस डिफरेंस किसका होता है? 0 का ही होता है। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को और ऐड कर दोगे तो ये पूर्ण संख्या ही बन जाएगी। यानी कि भैया ये वाली बात आपने बिल्कुल ठीक लिखी है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 भी ऐड है उन दोनों में बराबर एलिमेंट होते हैं, उन दोनों में बराबर एलिमेंट होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब आपको मैं बता दूं, इस पॉइंट को एक बॉक्स के अंदर बंद करके लिख लेना कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब उसने वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2 और 5 के बीच में अपरिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। तो अगर उसने दो संख्याओं के बीच में, चाहे वो आपसे परिमेय पूछे चाहे वो आपसे अपरिमेय पूछे, हमेशा अनंत आप लोग कहेंगे। कितनी कहेंगे? हमेशा अनंत आप लोग कहेंगे। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा बच्चे, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, है ना। लिखते रहो, है ना, लिखते रहो, आप बहुत पीछे रह जाओगे। लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा जी समझ नहीं आया मैथ्स में हाथ तंग है, मैथ्स वीक है, मतलब सारी मेहनत पे पानी फेर दोगे। जो मेहनत की जा रही है ना, जो मेहनत कंटेंट पे की जा रही है, और कंटेंट सच में इस बार ऐसा कंटेंट होगा कि पेपर उससे बहुत नीचे का होगा। एक अच्छे लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी दिखाया जाएगा कि भाई साहब हम किस लेवल का आप लोगों को कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इरेशनल नंबर। अच्छा मुझे ये बताइए, वैसे तो अभी आप में से इन चीजों को कोई नहीं जानता होगा, रिकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव होते हैं, आवर्त दशमलव होते हैं। आवर्त दशमलव का मतलब होता है जिसमें डेसिमल के बाद, अच्छा कल हमने एक बार, मैं इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कल का रिवीजन कराऊंगा। डेसिमल नंबर हम किसे कहते हैं? आप मुझे बताइए, डेसिमल नंबर हम किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे जिसमें दशमलव लगा होता है, उन सभी नंबर्स को हम लोग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, डेसिमल को हमने दो पार्ट में बांटा था। कौन से दो पार्ट थे मेरे भाई? मैंने डेसिमल को एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा था, एक तो मैंने डेसिमल को क्या कहा था? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा था, जिसे हम लोग हिंदी में शांत दशमलव बोलते हैं। एक तो मैंने डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा था, जिसे हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। एक हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला था, एक हमने क्या बोला था? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला था, जिसे हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं। कल का पेज खोल के देखो जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने आप लोगों से यह कहा था जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1/4 दिया हुआ है, आपने 1/4 1 को 4 से डिवाइड किया तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचेगा। क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया? तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। फिर आपने यहां लिख दिया 1/3, 1 को 3 से डिवाइड किया तो वो
खत्म ही नहीं होगा, पूरा पूरा खत्म ही नहीं होगा, ऐसे आएगी नहीं वैल्यू। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, जिसे हम लोग आवर्त दशमलव कहते हैं, आवर्त दशमलव कहते हैं। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसे हम लोग अनावृत दशमलव कहते हैं, अनावृत दशमलव कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। अशांत दशमलव वो दशमलव होती हैं जो पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। अब उसमें दो चीजें बन सकती हैं, या तो कोई अंक बार बार रिपीट होता चला जाएगा, जैसे अगर ऐसा कुछ आप लोगों को दिख जाए 0.34 34 34 34 बार बार रिपीट हो रहा है, कोई भी अंक बार बार दोहराया जाए या कोई भी नंबर बार बार दोहराया जाए, तो ऐसे डेसिमल को रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल, हां देखिए, रिकरिंग डेसिमल में ये अशांत दशमलव होता है लेकिन चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। मैं अभी बताऊंगा कौन सा रेशनल होता है कौन सा इरेशनल होता है। जब नॉन रिकरिंग की बात आती है तो इसमें अंक रिपीट नहीं होते हैं, एक जैसे अंक नहीं चलते हैं। हो सकता है यहां 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 9 आ जाए, 8 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आता रहे पर अंक बार एक जैसे रिपीट नहीं होते, उन्हें हम नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन थर्ड बताएं गुरुजी, एक बार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन थर्ड बता देंगे। थर्ड कह रहा है परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या बेटा, वास्तविक संख्याओं में मेरी रियल नंबर्स में क्या क्या होता था, रेशनल नंबर भी होता था, इरेशनल नंबर भी होता था। आपने नहीं पढ़ा, रियल नंबर के दो पार्ट होते थे, रेशनल नंबर भी इरेशनल नंबर भी, परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या भी। तो रियल नंबर के अंदर तो दोनों आ जाएंगे और परिमेय संख्या के अंदर परिमेय संख्याएं आएंगी, तो इन दोनों में बराबर एलिमेंट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारा का सारा ब्यौरा आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और यहीं पे बता देता हूं, जब मैं आवर्त दशमलव पढ़ाऊंगा तब मैं ये बताऊंगा कि ये रेशनल नंबर क्यों होता है। टर्मिनेटिंग में जो नंबर होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, वो परिमेय संख्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, ये जो रिकरिंग वाला पार्ट है, ये मेरा रेशनल नंबर होता है। इसके ऊपर बार लगा होता है तो उस बार को हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो वो रेशनल नंबर आता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये नॉन रिकरिंग आया जिसमें पॉइंट के बाद अंकों का रिपीटिशन नहीं है, तो ये मेरे इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ये मेरे इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ये मेरी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ये मेरी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या इस वाले लिखे हुए पार्ट में आपको कोई समस्या है? इस वाले लिखे हुए पार्ट में, है ना, इस वाले लिखे हुए पार्ट में आपको कोई समस्या है? आप कहेंगे कोई समस्या नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। उसने कहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन, ये रेशनल होता था, ये भी रेशनल होता था, वो इसकी बात कर रहा है। जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि डेसिमल के बाद अंक कहां तक जाते हैं इरेशनल नंबर में, तो मेरे भाई पहला शांत दशमलव गलत बात, ये तो रेशनल होते हैं। आवर्ती दशमलव, इसमें अंक रिपीट होते हैं, ये भी रेशनल होते हैं। अनंत लेकिन अनावर्ती दशमलव, भैया ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, अनंत तक जाते हैं लेकिन अनावर्ती रिपीट नहीं होते, इसका मतलब यही इरेशनल नंबर होते हैं, यही इरेशनल नंबर होते हैं। सीमित दशमलव भाई साहब सीमित हो गया तो सीमित हो गया, तो वो रेशनल बन जाएगा, वो कहां इरेशनल रह जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सी पॉइंट को लगाएंगे, अनंत लेकिन अनावर्ती दशमलव, अनंत तक होने चाहिए, नॉन रिकरिंग होने चाहिए, और अनावर्ती दशमलव मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो,
क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इस पॉइंट को पूरे को मैंने यहां क्लियर कर दिया। क्या ये चीजें समझ में आ गई? बेटा ये वाले नॉन रिकरिंग जो होते हैं वही रेशनल नंबर होते हैं, ये इनफाइनाइट तक होते हैं, तभी तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हैं, ये खत्म ही नहीं होते हैं। और ये नॉन रिकरिंग है यानी अंक रिपीट नहीं होते हैं, तो वो इनकी बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बताइए इसका, मुझे बताइए इसका। मैं बता के आ चुका हूं, अभी क्यों का रीजन नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको यह बता के आया हूं कि ये जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, ये आवर्त दशमलव जो होते हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। हम इन्हें बार के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और बार वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा आगे आपको पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा जान लीजिए। आवर्ती दशमलव यानी कि रिकरिंग डेसिमल संबंध में सही कथन बताइए। वे सदैव अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय नहीं होती हैं आवर्ती दशमलव। देखिए ना, आवर्ती दशमलव ये रही, आवर्ती दशमलव ये तो हमेशा रेशनल नंबर होती हैं। वे कभी परिमेय नहीं होती, ये भी गलत बात है। वे सदैव परिमेय होती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। वे सदैव पूर्ण संख्याएं होती हैं, गलत बात है, गलत बात है बच्चे। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये मेरी बात समझ में आई? मैं ये कहूंगा कि इस वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना जो ये मैंने समझाया है। कमियां अपने अंदर ढूंढोगे तो बहुत जल्दी उन कमियों पे पार पार लोगे, सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे। कमियां दूसरों की तरफ ढूंढोगे, दूसरे में कमियां ढूंढोगे, जो कि बहुत आसान है, लेकिन अपना नुकसान कर बैठोगे दोस्त। मैं हिंदी में भी पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूं, सब चीज में पढ़ा रहा हूं। हर वर्ड के नीचे हिंदी लिखी हुई है, हर वर्ड के नीचे, है ना। मेरे प्यारे दोस्त, मैं इस चार्ट को एक बार और समझा देता हूं, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं ये कह रहा हूं कि डेसिमल जो होता है उसे दशमलव वाली संख्याओं को हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। अब डेसिमल वाली संख्याएं दो तरीके की हो सकती हैं। हमने डेसिमल वाली संख्याओं को दो पार्ट में बांटा है। पहला है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है शांत दशमलव, यानी कि जो पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। याद रखना, शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होती है। अब आता है अशांत दशमलव, जो पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड नहीं होती, अंकों का अनंत तक जाना ही मेरे प्यारे दोस्त अशांत दशमलव को दिखाता है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि अशांत दशमलव किस तरीके की होती हैं, अशांत दशमलव दो तरीके की हो सकती हैं। हो सकता है कि पॉइंट के बाद अंक दोहराए जाएं, जैसे 34 बार बार दोहराया जा रहा है, लेकिन जाएंगी ये भी अनंत तक ही। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन्हें कहा जाता है आवर्त दशमलव। ऐसा भी हो सकता है पॉइंट के बाद अंक ना दोहराए जाएं, लेकिन जाएंगी भी ये अनंत तक, तो इन्हें कहा जाता है अनावृत दशमलव। मेरे प्यारे दोस्त, शांत दशमलव जो होते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। अशांत दशमलव में जो ये आवर्त दशमलव होते हैं ये परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन अनावृत संख्या जो होती हैं वो मेरे भाई परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पढ़ा आवर्ती दशमलव के बारे में, तो मैं अभी बता के आया हूं आवर्त दशमलव जो होते हैं वो हमेशा हमेशा परिमेय संख्या होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये रिजल्ट में डायरेक्टली आप लोगों को लिखवा के आया हूं। ये रिजल्ट मैं आप लोगों को डायरेक्टली लिखवा, सर कैसे रिकरिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं, भाई मैं अब कैसे बताऊंगा आपको। मैं अगर आपसे ये कहूं कि 0.53 के ऊपर बार है, तो मैं इसको 53/99 लिख देता हूं, बन गया रेशनल नंबर। तभी तो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आगे बताऊंगा कि इसके नीचे 99 मैंने क्यों लिखा है। अभी के लिए इतना समझ लो और सुनो, ये जो स्ट्रीमर महोदय साहब बैठे हुए हैं, है ना, ये जो फालतू के बकवास कर रहे हैं, इन्हें क्लास में रहने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, पढ़ाना भी नहीं है ऐसे लोगों को। तो आप एक्टिव रहो,
कोई दिक्कत नहीं है, डेमो बेशक चल रहा हो। अगर कोई बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आया है तो उसे रोकना भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात पर। आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि दो रेशनल नंबर का सम क्या होगा। हम पढ़ के आए हैं, अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ूं, दो रेशनल नंबर को जोड़ूं, अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ूं, मैं क्या बता के आया हूं, दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या हम लोग पढ़ के आए हैं, दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सिलेक्शन पोस्ट में आपसे पूछा गया है, मैं इसमें नहीं बताऊंगा कुछ भी। बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप नहीं जानते कि क्या ये अपरिमेय संख्या है, आपने कहा जी हाँ बिल्कुल है। ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर दो अपरिमेय संख्या जुड़ेंगी, अगर दो अपरिमेय संख्या जुड़ेंगी तो रिजल्ट परिमेय भी आ सकता है, रिजल्ट अपरिमेय भी आ सकता है मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये दोनों जुड़ने के बाद क्या देंगी, ये दोनों जुड़ने के बाद अपरिमेय देंगी। ये √2 प्लस √3 देंगी, ये क्या है, ये अपरिमेय है। तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। आंसर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये सिलेक्शन पोस्ट 2025 में आपसे पूछा गया है, फटाफट से बताइए दोस्त क्या आएगा। संख्या क्या चल रही है भाई आप लोगों की, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब 2800। चलिए एक बार जल्दी से फटाफट बताइए क्या होगा इसका। आपने कहा दो संख्याएं आपको दी हैं, ये भी अपरिमेय दी है और ये भी अपरिमेय आप लोगों को दी है। उसने कहा है इनका योग कितना आएगा। एक अपरिमेय संख्या ये रही, एक अपरिमेय संख्या ये रही। हम लोग जानते हैं जब भी दो अपरिमेय संख्याओं को आप लोग जोड़ोगे तो रिजल्ट जो है वो परिमेय भी आ सकता है, रिजल्ट जो है वो अपरिमेय भी आ सकता है। जब आप इनको जोड़ते हो तो √2 से √2 कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, खाली क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और 3 है क्या, 3 मेरा परिमेय संख्या है, 3 मेरा परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट जो है वो परिमेय संख्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए बच्चा, आराम से सोच समझ के बताना। उसने कहा है x और y दोनों अपरिमेय संख्या हैं, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो वो कह रहा है x माइनस वाई क्या आएगा। अच्छा ये भी आपको अपरिमेय लेनी है बच्चा, बहुत सोच समझ के, रटना कुछ भी नहीं है। ये भी अपरिमेय लेनी है और ये भी अपरिमेय लेनी है। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने √3 ले ली, ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। मैंने यहां भी √3 ले ली, ये कैसी संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। जब मैंने दो अपरिमेय संख्याओं को घटाया तो क्या मेरा रिजल्ट जो है वो परिमेय संख्या आया। तो आपने कहा बिल्कुल आया। आपने कहा जी ये हो सकता है ये √3 हो, बहुत बढ़िया, ये भी तो अपरिमेय संख्या है। मैंने कहा ठीक है, ये भी तो अपरिमेय संख्या है। आपने कहा ये भी अपरिमेय संख्या है। अब दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस अपरिमेय ही आएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त हम एक बात समझ चुके हैं कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को हम लोग घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट परिमेय भी आ सकता है, हमारा रिजल्ट अपरिमेय भी आ सकता है। बस वही उसने पूछा है कि अगर ये दोनों अपरिमेय संख्या हैं, x और y मेरी अपरिमेय संख्या हैं और मैं आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछता हूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे क्या आएगा। नहीं बता पाएंगे, वो परिमेय भी आ सकता है, वो अपरिमेय भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आइदर रेशनल भी हो सकता है और मेरे प्यारे दोस्त इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, रेशनल भी हो सकता है और वो इरेशनल भी मेरे प्यारे दोस्त हो सकता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग मुझे बताइए सोच समझ के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा रेशनल नंबर है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन रेशनल नंबर देगा। रेशनल नंबर मेरे प्यारे दोस्त चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन देगा।
आपने कहा जी क्या 2 का घनमूल निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाएंगे भैया जी, ये तो इरेशनल देगा। जहां आपके मन में ये आ जाए ना, इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, इसका घनमूल नहीं निकाल पाएंगे, पॉइंट में आएगा, इसका 1/4 नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर वो इरेशनल की कैटेगरी में चले जाते हैं। मैंने आपसे पूछा 8 का घनमूल क्या होता है, आपने कहा 2, और उसमें से 2 गया तो क्या बचेगा? 0। और ये 0 क्या है? परिमेय संख्या है, और वो यही कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन परिमेय संख्या देगा, तो ऑप्शन नंबर बी देगा। ऑप्शन नंबर बी देगा मेरे भाई। क्या आप 4 का घनमूल निकाल सकते हैं? कैसी बात करते हो। 12 का घनमूल निकाल सकते हैं? वाह भाई वाह, क्या गजब की बात करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा सोच के बताना मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल का जो टॉपिक रहेगा वो यूनिट डिजिट रहेगा, और यूनिट डिजिट हर एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने डेमो है इतने ही क्लास 1 घंटे की चलेगी। जैसे ही डेमो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो डेमो के टाइम पे बोर हो रहे होते हैं, है ना, देखने आते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब बैच ले लिया, बैच लेने के बाद हमें सीरियस स्टूडेंट का पता लग जाएगा, और सीरियस स्टूडेंट को कितनी भी देर पढ़ा लो फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं जो है वो 1.5 घंटे की क्लास आप लोगों की ले रहा हूँ। घनमूल कैसे निकालते हैं आगे पढ़ेंगे, लेकिन 12 का घनमूल नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाफट बताइए। अच्छा मुझे बताइए, निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाएं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई इट्स नेचर। नेचर भी बताना है। आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये 5√3 लिखा हुआ है, आपने लिख दिया 5√3, मल्टीप्लाई में 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 3, 12 ही होता है। नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है √2। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब आप एक चीज समझिए ना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, √3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और नीचे क्या है? √2 है। अगर मैं यहां से देखूं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, √3 की √3 में होगी 3 होगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, 30/√2 आ गया। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है 30/√2 का, तो √2 की ऊपर नीचे गुणा भाग कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। √2 की √2 में होगी 2 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 15 बन जाएगा। क्या आपका जवाब 15√2 आ चुका है? तो ये जो पहला वर्ड उसने बोला था सिंप्लीफाई, इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त 15√2 जो है वो सिंप्लीफाई होके आ चुका है। अब आप मुझे ये बता दो, इसका नेचर बता दो। आपके सामने मैंने लिख दिया 15√2, आप मुझे इसका नेचर बता दो, इसका नेचर कैसा होगा। आपने कहा जी √2 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? मैंने कहा पता नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं पता, अप्रोक्सीमेट तो 1.414 होती है। आपने कहा एग्जैक्ट बताओ, मैंने कहा एग्जैक्ट नहीं पता। एग्जैक्ट नहीं पता तो ये रेशनल नंबर होगा, फिर ये इरेशनल नंबर होगा। तो 15√2 है असंगत संख्याएं या इरेशनल नंबर, इन्हें अपरिमेय भी बोल सकते हैं, इन्हें अपरिमेय भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? बताइए फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बार मुझे बताइए, हाँ 8 का लास्ट में देख लेंगे। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई साहब इन स्टेटमेंट को एक बार देख लो ना, ये बवाल क्या है। पहली लाइन, ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर 1 इज इवन। लगातार 2 संख्याएं लेने पर उनमें से एक सम होती है एक विषम होती है। ये क्या नई बात बताई है? 5 6 ले लो, एक सम होगी एक सम होगी एक विषम होगी। 11 12 ले लो, लगातार संख्याएं, एक सम होगी एक विषम होगी। जब भी आप 2 लगातार संख्याएं लेंगे तो एक सम होगी एक विषम होगी। पहली बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आप लोग लेते हैं, 2 लगातार नंबर्स आप लोग लेते हैं, तो उनमें से एक सम होगा और एक मेरे भाई विषम होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आपने कहा जी ये तो क्लियर हो गया। दूसरे की तरफ आओ, ये जो दूसरा लिखा हुआ है, उसने कहा है स्क्वायर ऑफ एन
ओड इंटीजर, कोई भी एक ओड नंबर है, कोई भी एक विषम संख्या है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा 8n+1 के रूप में लिखी जाएगी, वो हमेशा 8n+1 के रूप में लिखी जाएगी। सही है क्या? सही है। आपने कहा जी करके बताओ। मैंने कहा विषम पूर्णांक, मैंने कहा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। क्या ये 8n+1 के रूप में लिखी जाएगी? बिल्कुल लिखी जाएगी। 8 गुणा 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया। अगर मैं 3 का स्क्वायर पूछूं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्या उसे 8n+1 के रूप में लिख सकता हूं? n की जगह 1 ले दो मेरे भाई, 8 एकम 8 और 1 9 हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकता हूं। विषम का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 को मैं 8n+1 के रूप में लिख सकता हूं, बिल्कुल। 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि विषम का स्क्वायर तो 49 भी होता है, 49 को मैं क्या 8n+1 के रूप में लिख सकता हूं? आपने कहा 8 छिंग 48 और 1 49 लिख सकते हो जी। मैंने कहा 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 को क्या मैं लिख सकता हूं? आपने कहा 8 ढाई 80 और 1 81 लिख सकते हो जी। यानी हर एक विषम संख्या का वर्ग, हर एक विषम संख्या का वर्ग जो है मैं 8n+1 के स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं। हर एक विषम संख्या का वर्ग जो है वो मैं 8n+1 के रूप में लिख सकता हूं। भाई साहब, पहला भी ठीक है और दूसरा भी मेरे प्यारे दोस्त ठीक है, दूसरा भी ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? विषम बोला है बेटा, स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर, यानी विषम का स्क्वायर जो है वो इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। जब n को 0 लोगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, जब n को 1 लोगे मेरे प्यारे दोस्त तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, जब n को 2 लोगे तो ये किसका स्क्वायर आ जाएगा? 8 दूनी 16, 16 और 1 17 तो नहीं आएगा, लेकिन इन सबके स्क्वायर जो है वो इस रूप में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त बोथ 1 and 2। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, आपको पता नहीं लगानी है एन की वैल्यू क्या लेनी है, आपने तो जस्ट ये करके देखा कि विषम का स्क्वायर करके देखा। आप ये देखो कि ये विषम के स्क्वायर आ रहे हैं, क्या ये इस फॉर्मेट में कैसे भी लिखे जा सकते हैं? एन की वैल्यू कुछ भी लेने से, एन की वैल्यू 0 लो तो मेरे भाई 8 गुणा 0 0 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। एन की वैल्यू 1 लो, 8 एकम 8 और 1 9 आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी लो? 3 लो तो 8 तिया 24 और 1 25 आ जाएगा। एन की वैल्यू 6 लो, 8 छिंग 48 और 1 49 आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी लो? 10 लो, 8 ढाई 80 और 1 81 आ जाएगा। यानी हर एक विषम संख्या का वर्ग जो है वो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएससी सीसेट 2024 में आपसे पूछा गया है। जो मैंने आज आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? मैंने आपसे ये कहा था कि अगर E1 की मल्टीप्लाई E1 में करते हैं तो क्या आता है? आप कहेंगे जी E1 आता है। अगर E1 की मल्टीप्लाई ओड में करते हैं, सम की गुणा विषम में करते हैं, तो आपने कहा जी E1 में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो E1 ही आएगा। अगर ओड की मल्टीप्लाई ओड में करते हैं तो क्या आएगा? आपने कहा जी वो तो ओड आएगा। फटाफट मुझे बता दो कि अगर E1 में E1 जोड़ोगे, E1 में E1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? आपने कहा जी E1 आएगा। मैंने कहा E1 में ओड जोड़ोगे तो क्या आएगा? आपने कहा जी ओड आएगा। मैंने कहा ओड में ओड जोड़ोगे तो क्या आएगा? आपने कहा जी E1 आएगा। आपने कहा जी E1 आएगा। ये चीज तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब आप देखना थोड़ा सा ध्यान से, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए ये यूपीएससी सीसेट 2024 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर 0 1 में E1 नहीं है, बेटा जी पहले में आप समझे नहीं, विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक का वर्ग इस रूप में लिखा जा सकता है। ये सारी विषम संख्याएं हैं, इनका वर्ग जो है वो इस रूप में लिखा जा सकता है। एन की वैल्यू क्या लोगे आप? जो मन करे वो लो, बस ये देखो कि क्या इस रूप में लिखा जा सकता है क्या? आपने कहा लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है भाई मिस्टर गुड्डू, आइए मेरे प्यारे दोस्त यहां आइए। उसने कहा है लेट पी क्यू आर एस बी द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक। P एंड Q बी ओड। P और Q क्या है? विषम है।
पी और क्यू क्या है, विषम दिए हुए हैं, पी और क्यू ओड है, विषम है। आर और एस क्या है, इवन है, इवन है यानी कि सम है, इवन है यानी कि सम है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि इन तीनों में से ये देखो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना बहुत प्यार से। आपने देखा भैया जी एस जो है वो इवन है, क्या यहां इवन है, और इवन में किसी की भी गुणा कर लो रिजल्ट इवन आता है। उसने कहा है सम है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर इवन में किसी की गुणा करी ना तो रिजल्ट सम ही आएगा, रिजल्ट इवन ही आएगा। पहली बात उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ओड प्लस ओड, ओड प्लस ओड क्या लिखा है, ओड होगा। मैंने क्या लिख दिया, ओड प्लस ओड इवन, जोड़ो 5 और 9 जोड़ो 14 हो जाएगा, 5 और 7 जोड़ो 12 हो जाएगा। आप मुझे बताओ ओड प्लस ओड जोड़ के कहीं भी ओड आता हो, फटाफट बताएंगे। चलिए अब यहां देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि एस यहां इवन है, इवन में किसी की मल्टीप्लाई हुई होगी तो ये इवन ही आएगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तो मेरे समझ में आ गया, पहला और दूसरा सही हो सकते हैं। पहला इसमें नहीं दिया हुआ है, ये गलत बात है। पहला और तीसरा नहीं, पहला और दूसरा भी मैंने चेक करे हैं, या तो ये आंसर होगा या तीनों सही होंगे। अभी मैंने तीसरा नहीं देखा है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन भी देख लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा है भाई साहब, 16 नंबर क्वेश्चन सही है बिल्कुल, ठीक है। आइए अब मुझे ये देखना है भाई, इसमें तो कहीं मल्टी, अच्छा मुझे ये बता दीजिए पी और एस को जोड़ के क्या आ रहा है। पी क्या है, ओड है, मैंने पी को ओड ले लिया। एस क्या है, इवन है, अगर ओड में इवन जोड़ोगे तो ओड आएगा, ओड में इवन जोड़ोगे तो ओड आएगा, यानी ये संख्या ओड आ चुकी है, ब्रैकेट वाली संख्या ओड आ चुकी है। ये ब्रैकेट वाली संख्या जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ओड आ चुकी है। अब आइए यहां क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर क्या है, क्यू क्या है मेरे भाई, विषम है। एक काम करिए, इससे भी आसान तरीका होता है, आप वैल्यू रख के देख लीजिए, जो मन करे वो वैल्यू रख के देख लीजिए। क्यू क्या है, विषम है, विषम की जगह कुछ भी मैंने 3 रख लिया। आर क्या है, इवन है, इवन की जगह मैंने 2 लिख लिया। 3 और 2 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। मल्टीप्लाई, पी क्या है, पी मेरा विषम है, मैंने 5 रख लिया। और एस क्या है, मेरा इवन है, इवन मैंने 2 रख लिया। 5 और 2 7 हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त 25 सत्ते 175 हो जाएगा, क्या 25 सत्ते 175 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये भी विषम है, ये भी विषम आ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आई मेरे भाई। क्यू और आर को जोड़ोगे, ओड और इवन को जोड़ते हो, ओड और इवन को जोड़ते हो तो हमेशा ओड आता है, और ओड का स्क्वायर करते हो तो हमेशा ओड आता है, और ओड की गुणा ओड में करोगे तो हमेशा ओड आएगा। बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई, तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बताइए फटाफट, इसका जवाब दीजिए दोस्त मेरे, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, इसका मुझे बिल्कुल सही जवाब बताइए। सर कल क्लास होगी क्या, हाँ कल क्लास होगी, कल क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्त, है ना। देखिए इफ n एंड m आर बोथ पॉजिटिव इवन इंटीजर, बोथ पॉजिटिव इवन इंटीजर है भैया, ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, पॉजिटिव धनात्मक सम संख्याएं हैं, धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। उसने कहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमेशा ओड देगा, हमेशा विषम देगा। मेरी बात को समझिए, यदि n और m दोनों धनात्मक संपूर्णांक हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से विषम है, निश्चित ही विषम आएगा। अच्छा ये सम संख्या थी, सम संख्या में एक जोड़ोगे हमेशा विषम आएगा, विषम में एक जोड़ोगे हमेशा सम आएगा, सम में एक जोड़ोगे हमेशा विषम आएगा। ये भी सम संख्या थी, सम में एक जोड़ोगे ये भी विषम आएगा, और जब दो विषम संख्या की गुणा करते हो हमेशा विषम आता है। उसने वही पूछा है कौन सा ऑप्शन विषम देगा, तो पहला वाला तो विषम देगा ही देगा। हो गया बच्चे, ये क्या है सम, सम की गुणा सम में करोगे सम आएगा, और सम में एक जोड़ोगे हमेशा विषम आएगा, ये भी हमारा विषम देगा। बहुत बढ़िया।
सम की गुणा सम में करोगे सम आएगा, और इसको भी सम माना है, और सम को जोड़ोगे सम आएगा, उसे लाना विषम है, यानी थर्ड वाला नहीं होगा। थर्ड वाला नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बढ़ जाएं थोड़ा सा आगे, आपने कहा जी बढ़ जाओ। ये सिलेक्शन पोस्ट 2025 में आपसे पूछा गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए बहुत प्यार से सुनने की कोशिश करना। उसने कहा 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 11 का स्क्वायर 121 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये निकालना चाहता हूं तो इन दोनों के डिफरेंस में से एक घटा दूंगा। 4 में से एक गया 3 होगा, 4 में से 2 गया 2 होगा, 23 में से एक घटा दो। इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं पूरी पूरी वो आपको पता लग जाएंगी, यानी टोटल कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 22 संख्याएं आ जाएंगी। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि 121 और 144 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप इसमें से इसको घटा देना, जो निकल के आए उसमें से एक घटा दोगे तो इनके बीच की संख्याएं निकल के आपके सामने आ जाएंगी। छोटकू सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है 50 के स्क्वायर और 51 के स्क्वायर के बीच कितनी गैर वर्ग प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी जो वर्ग नहीं है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं जो वर्ग नहीं है। अब आप ये बताइए 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, और 51 का स्क्वायर कितना होता है? 2601 होता है। क्या 50 और 51 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या का वर्ग पड़ेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल वर्ग नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअल में वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो 2601 में से 2500 जाएगा तो 101 बचेगा, उसमें से एक घटा देंगे तो 100 ऐसी प्राकृतिक संख्या होंगी जो मेरे भाई गैर वर्ग होंगी, क्योंकि 50 के स्क्वायर और 51 के स्क्वायर के बीच में कोई वर्ग होगा ही नहीं, प्राकृतिक संख्या कोई है ही नहीं भाई। 50 के बाद तो 51 ही आती है प्राकृतिक संख्या, तो कैसे कोई प्राकृतिक वर्ग प्राकृतिक संख्या हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है 50 का स्क्वायर 2500 हो गया और 51 का स्क्वायर 2600 हो गया। वो संख्या निकालिए जो वर्ग नहीं है। वर्ग नहीं है, सारी ही ऐसी संख्या होंगी जो वर्ग नहीं है। तो मेरे भाई इसमें से ये घटा दिया 101, उसमें से एक घटाया तो 100 आया। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक क्यों माइनस कर रहे हैं आप मुझे बताइए? 5 और 8 के बीच में कितनी संख्याएं? आप कहेंगे 6 और 7 दो संख्याएं। कैसे निकाला? इसमें से घटा दिया 3 आया, 3 में से एक घटा दिया, तभी तो दो संख्याएं आएगा। आपने कहा, मैंने पूछा 7 और 12 के बीच में कितनी संख्याएं? आपने कहा 8 9 10 11। 12 में से 7 घटा दिया 5, उसमें से एक घटा दिया, तभी तो ये चार संख्याएं आया। अगर मैं इन दोनों के बीच में पूछ रहा हूं तो इसमें से इसको घटा दो, बाद में एक घटा दो, यही संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, यहां से हम लोग कल शुरुआत करेंगे। यहां से हम लोग कल शुरुआत करेंगे मेरे भाई। एक क्यों घटाते हैं वो भी आप लोगों को पता चल चुका है। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। मेहनत करिएगा, दबा के मेहनत करिएगा मेरे प्यारे साथी, और यकीन मानिए कि बहुत कुछ अच्छा करके जा रहे होंगे, बहुत कुछ अच्छा करके जा रहे होंगे, शानदार रिजल्ट हम लोग देख के जा रहे होंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।